दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मुगलों की दक्कन नीति और मुगल साम्राज्य का पतन इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुगल शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन किया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। विशेष रूप से मुगलों की जो दक्कन नीति थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औरंगजेब की दक्कन नीति को मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुगलों की दक्कन नीति का उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि मुगलों की दक्कन नीति अकबर के काल से प्रारंभ होती है। अकबर के काल में विंध्य पर्वत के दक्षिण में 4 राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और जो गोलकुंडा राज्य थे ये बहमनी राज्य के अवशेषों पर स्थापित थे। बाद के काल में मराठे भी दक्कन की एक प्रमुख शक्ति बन गए। तो मुगल शासकों ने इन दक्षिणी राज्यों के साथ जिस प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन किया था, प्रस्तुत वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसे देखें। सबसे पहले हम लोग अकबर के काल में दक्षिण भारत में मुगलों का प्रसार किस उद्देश्य से हुआ, इस तथ्य पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, अतः साम्राज्य विस्तार दक्षिण में ही हो सकता था। दूसरी तरफ दक्कनी राज्यों में आपसी संघर्ष की स्थिति भी थी, अतः इस परिस्थिति में अकबर ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। अतः साम्राज्य विस्तार की लालसा ने मुगलों को, विशेष रूप से अकबर को, दक्षिण में विस्तार के लिए प्रेरित किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वर्ष 1572-73 में अकबर के गुजरात विजय के बाद दक्कन के प्रदेश गुजरात के विद्रोहियों की प्रमुख शरणस्थली बन चुके थे। कि गुजरात के जो विद्रोही थे वो दक्षिणी राज्यों में जाकर के शरण ले रहे थे, अतः गुजरात पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने के लिए दक्कनी प्रदेशों पर नियंत्रण आवश्यक था। यह दूसरा प्रमुख उद्देश्य था अकबर का। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दक्कन के क्षेत्र समृद्ध समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस दक्कन के समृद्ध समुद्री व्यापार पर मुगल प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त ऐसी भी मान्यता है कि मुगल दक्कन के समुद्री क्षेत्र में पुर्तगाली शक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति के कारण समुद्र में मुगल व्यापारिक जहाज जो थे वो असुरक्षित हो गए थे। इसके भी प्रमाण साहित्यों में मिलते हैं। अतः उपरोक्त आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर के अकबर ने दक्कन में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग अकबर की दक्कन नीति को देखें। तो अकबर ने सबसे पहले दक्षिणी राज्यों में प्रस्ताव भेजा अधीनता स्वीकार करने का। तो अकबर के प्रस्ताव पर दक्षिणी राज्यों में खान देश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाद के वर्षों में वहां जब विद्रोह हो गया तो 1601 ईस्वी में इसका साम्राज्य में विलय कर लिया गया, खान देश का। तत्पश्चात अहमदनगर में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उसका युद्ध हुआ। तो इसका लाभ उठा करके अकबर ने अहमदनगर पर 2 आक्रमण किए। वर्ष 1995 में जो बरार प्रांत था अहमदनगर का, उस पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन वहां विद्रोह हो जाने पर 1597 ईस्वी में अहमदनगर के अधिकांश क्षेत्रों पर अकबर ने आधिपत्य स्थापित कर लिया।
बीजापुर से सटे हुए अहमदनगर के सीमावर्ती क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो अधिकांश अहमदनगर के प्रदेश भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिए गए। खानदेश और अहमदनगर के अधिकांश प्रदेश, केवल बीजापुर से सटा हुआ जो अहमदनगर का क्षेत्र था उसको बफर जोन के रूप में अकबर ने छोड़ दिया। इसी प्रकार बीजापुर से अकबर ने मैत्री और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो दक्कन के प्रति अकबर की यह नीति थी। अब जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर वापस लौट आया और इस प्रकार अकबर का दक्कन जो अभियान था वह अधूरा रहा। अब अकबर की दक्कन नीति का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अकबर ने सुनियोजित तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अकबर ने दक्कन में एक संकटपूर्ण विरासत छोड़ी जिससे बाद के शासक उलझते रहे। विशेषकर औरंगजेब की दक्कन नीति को मुगल साम्राज्य के विघटन का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद अकबर की दक्कन नीति पूर्णतः व्यवहारिक मानी जा सकती है, क्योंकि वह दक्कन में केवल अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहता था। विद्रोह की स्थिति में ही उसने दक्कनी राज्यों के विलय की नीति अपनाई थी और वह भी सीमित रूप में। आगे बढ़ते हैं। अब जहांगीर की दक्कन नीति को देखें तो जहांगीर का काल दक्कन के प्रति नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके काल में अहमदनगर के विजित प्रदेशों का प्रधानमंत्री था मलिक अंबर। उसका विद्रोह हुआ और जहांगीर ने अहमदनगर के विरुद्ध सैन्य अभियान कर पुनः अहमदनगर के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अकबर के काल की विरासत जो थी दक्कन की वह बरकरार रही जहांगीर के काल में। अब हम लोग शाहजहां की दक्कन नीति इस पर चर्चा करते हैं। तो शाहजहां का काल दक्कन नीति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः शाहजहां दक्कनी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और इस दृष्टिकोण से शाहजहां ने दक्कन में आक्रामक नीति का अनुसरण किया। तो अकबर और जहांगीर के काल से भिन्न शाहजहां ने दक्कन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अभियान किए और आक्रामक नीति का उसने अनुसरण किया। आइए इसे देखें। जहांगीर के काल से ही अहमदनगर में विद्रोह हो रहे थे, अतः शाहजहां ने संपूर्ण अहमदनगर पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अहमदनगर पर अपना नियंत्रण अस्थायी करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा से संधि कर ली। आइए बीजापुर के साथ जो संधि शर्तें थी उस पर एक नजर डालते हैं। तो 20 लाख की रकम के बदले अहमदनगर का 1/3 भाग बीजापुर को दे दिया गया। दूसरा शर्त यह था कि बीजापुर गोलकुंडा के मध्य अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें मुगलों की मध्यस्थता स्वीकार करनी होगी बीजापुर को। मराठा नेता शाहजी भोंसले थे उस समय, उनको बीजापुर से कहा गया कि उसे मुगल सीमा से दूर तैनात किया जाएगा। बीजापुर के साथ साथ शाहजहां ने गोलकुंडा से भी संधि की और इस संधि की शर्तों के अनुसार गोलकुंडा सिर्फ दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार कर सकता था और दूसरा यह भी तय हुआ कि गोलकुंडा मुगलों को वार्षिक नजराना देगा। लेकिन 20 वर्षों के बाद शाहजहां ने ही बीजापुर और गोलकुंडा से किए गए संधि को तोड़ दिया। इसका कारण था कि शाहजहां के मध्य एशिया के बल्ख और बुखारा अभियानों में काफी धन का अपव्यय हो गया था, अतः राजकोष पर काफी दबाव था। वैसे शाहजहां की मध्य एशियाई नीति से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं अलग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि दक्कन पर नियंत्रण बनाए रखने में जो वित्तीय खर्च हो रहा था उसको पूरा करने के लिए शाहजहां ने
दक्कन में ही धन का स्रोत बनाए जाने का विचार किया कि दक्कन के खर्च को दक्कन के धन से ही पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त दक्कन में मराठे भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन रहे थे और शाहजी भोंसले का बीजापुर में प्रभाव बढ़ गया था। इसी प्रकार गोलकुंडा में मीर जुमला का प्रभाव बढ़ रहा था और ये दोनों शाहजी भोंसले और मीर जुमला ये दोनों मुगलों के विरोधी थे। अतः शाहजहां के निर्देश पर औरंगजेब जो दक्कन का गवर्नर था, इसने वर्ष 1636 ईस्वी में अहमदनगर के बीदर, कल्याणी जैसे प्रदेश जो बीजापुर को दे दिए गए थे 1636 की संधि के तहत, उसको वापस ले लिया। वह बीजापुर पर पूर्ण नियंत्रण भी स्थापित करना चाहता था, लेकिन शाहजहां ने दारा शिकोह के कहने पर उसे ऐसा करने से रोक दिया। बाद में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बना तो बीजापुर ने 1656 में संधि किया मुगलों से और बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार गोलकुंडा के विरुद्ध भी जुर्माना वसूलने, मीर जुमला को दंड देने आदि के उद्देश्य के साथ औरंगजेब ने सैन्य कार्रवाई की और 1657 में औरंगजेब के साथ हुए संधि में गोलकुंडा ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार शाहजहां के काल में बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ही ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शाहजहां के काल में दक्कनी राज्यों के साथ मुगलों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। अब हम लोग औरंगजेब की दक्कन नीति पर चर्चा करते हैं। तो औरंगजेब के शासक बनने के समय तक अहमदनगर पर मुगलों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा, उत्तराधिकार के युद्ध का लाभ उठाते हुए बीजापुर और गोलकुंडा ने 1656 एवं 1657 की संधियों के द्वारा जो उन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था, उसको मानने से इनकार कर दिया और दोनों स्वतंत्र हो गए थे। इस काल में मराठे भी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुके थे और मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अतः औरंगजेब शासक बनने के बाद उसने आक्रामक दक्कन नीति का अनुसरण किया था औरंगजेब ने। अब औरंगजेब के आक्रामक दक्कन नीति का उद्देश्य क्या था, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो औरंगजेब की दक्कन नीति उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि औरंगजेब दक्कन की अपार धन संपदा भी प्राप्त करना चाहता था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मराठे जो इस समय तक दक्कन की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन चुके थे, इनका उपयोग बीजापुर एवं गोलकुंडा अग्रिम रक्षा पंक्ति के रूप में करते थे और इस प्रकार वे शिवाजी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी देते थे। अतः बीजापुर और गोलकुंडा के पूर्ण विलय के बिना मराठों का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं था। तो इसी कारणों से औरंगजेब दक्कन में एक आक्रामक नीति का अनुसरण किया। आइए देखें। अब औरंगजेब की दक्कन नीति को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। प्रथम चरण जो था 1686 से पूर्व की अवधि का चरण है। तो इस अवधि में औरंगजेब उत्तर भारत की समस्याओं में उलझा रहा और दक्कन में औरंगजेब के सेनापतियों ने सैन्य अभियान किए थे। जय सिंह, उसको दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। तो जय सिंह और आजम खान ने बीजापुर के विरुद्ध अभियान छेड़ा, लेकिन यह अभियान असफल हो गए। मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान को भेजा गया, जिसने पहले कुछ सफलताएं उससे प्राप्त हुई थी, लेकिन बाद में वह शिवाजी से परास्त हो गया। उसके बाद जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया और 1665 में शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। शिवाजी से संबंधित जो अध्ययन सामग्री
मैं प्रस्तुत करूंगा उसमें इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो 1665 में जय सिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि की। यह शिवाजी के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ था आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से। और जय सिंह ने शिवाजी को आगरा भी अपने साथ लेकर के गए, लेकिन मुगल दरबार में शिवाजी का अपमान किया गया। तो वहां से वापस लौट करके शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध पुनः संघर्ष छेड़ दिया और अंततः 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया। तो इस प्रकार जो प्रथम चरण है 1686 से पूर्व का चरण, इसमें औरंगजेब को दक्कन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब द्वितीय चरण जो 1686 के बाद की अवधि में अपनाई गई नीतियों से संबंधित है, आइए इसे देखते हैं। तो इस अवधि में औरंगजेब विद्रोही अकबर का पीछा करते हुए दक्कन गया और एक आक्रामक नीति अपनाया। 1686 में बीजापुर पर तथा 1687 में गोलकुंडा पर आक्रमण कर इन दोनों राज्यों को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी के विरुद्ध भी उसने अभियान किए तथा 1689 ईस्वी में उसने संभाजी का कत्ल कर शिवाजी के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार दूसरे चरण में औरंगजेब को दक्कन में अंततः सफलता प्राप्त हो गई और उसके दक्कन नीति के उद्देश्य पूरे हो गए। लेकिन औरंगजेब का दक्कन विजय अस्थायी नहीं था। राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत मराठों ने राजा राम और इसके बाद ताराबाई के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया। इस क्रम में मुगलों को काफी हानि हुई और अंततः औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही पुनः स्वतंत्र मराठा राज्य का उदय हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि औरंगजेब की मृत्यु के 2 दशक के अंदर ही अन्य क्षेत्र भी जो थे दक्कन के वे स्वतंत्र हो गए। अब हम लोग औरंगजेब की दक्कन नीति और मुगल साम्राज्य का पतन इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अपने आक्रामक नीति के कारण औरंगजेब दक्कनी राज्यों पर सफलता तो अवश्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन इससे मुगल साम्राज्य की आधारशिला कमजोर हो गई, कई अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गईं और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आइए देखें कैसे। तो औरंगजेब ने दक्कन विजय के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा इसे बनाए रखने के लिए अनेक जागीर क्षेत्रों को खालसा में बदला गया। इससे जागीरी क्षेत्रों की कमी हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि औरंगजेब जब सैन्य शक्ति के बल पर बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय कर पाने में असमर्थ हो गया, तब दक्कनी सरदारों को मुगल प्रशासन में पद एवं जागीर का प्रलोभन देकर के उन्हें तोड़ा। इससे जागीरदारी संकट और गहरा हो गया और साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। आगे देखें। अब बेजागिरी अर्थात जागीरों की कमी के कारण मुगल सरदारों में अच्छी जागीरों को प्राप्त करने की होड़ लग गई और इससे अमीरों के बीच गुटबंदियां एवं परस्पर संघर्ष उत्पन्न हो गए, जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ। मुगलकालीन जागीरदारी संकट और मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें इस विषय की विस्तृत चर्चा की गई है। आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि दक्कन अभियानों में औरंगजेब ने अपने सर्वश्रेष्ठ सेना एवं योग्य सेनापतियों को नियुक्त किया तथा स्वयं भी 1686 के बाद से अपनी मृत्यु तक दक्कन में ही रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औरंगजेब अपने पूरे कार्यकाल में 27 वर्षों तक दक्कन में उसने बिताए थे। तो इसका परिणाम हुआ कि उत्तर भारत के जाट, सतनामी एवं सिख विद्रोहों का कुशलतापूर्वक दबाया नहीं जा सका और अंततः स्वतंत्र जाट एवं सिख राज्यों की स्थापना हो गई।
काफी समय तक दक्कन में संघर्ष चलते रहने के कारण धन जन की काफी हानि उठानी पड़ी और वाणिज्यिक गतिविधियां भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। मराठों के प्रति भी औरंगजेब की नीति अदूरदर्शितापूर्ण थी। वह शिवाजी की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सका था। यदि वह दक्कन में शिवाजी से मैत्री संबंध स्थापित कर लेता तो दक्कन में मुगल शासन का आधार सुदृढ़ हो सकता था, लेकिन शिवाजी को मुगल दरबार में अपमानित कर उसने यह अवसर खो दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संभाजी का जो कत्ल था उसकी दूसरी भूल थी, क्योंकि इससे एक ऐसा नेता समाप्त हो गया जिसके साथ मुगल समझौता कर सकते थे। इसका परिणाम हुआ कि मराठे अनियंत्रित होकर के विद्रोह प्रारंभ कर दिए, जिससे साम्राज्य की आधारशिला कमजोर हो गई। तो इस प्रकार औरंगजेब की दक्कन नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब की दक्कन नीति पूर्णतः अव्यावहारिक थी। इसने अकबर एवं जहांगीर के सीमित विस्तार की नीति त्याग करके दक्कन को पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, जो साम्राज्य की उत्तरजीविता के लिए घातक सिद्ध हुआ। हालांकि सीमित विस्तार की नीति शाहजहां के काल में ही त्याग दी गई थी, जैसा कि हम लोगों ने देखा, लेकिन औरंगजेब ने इसे और आगे बढ़ा दिया और इस प्रकार औरंगजेब की दक्कन नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपको काफ़ी उपयोगी लगेगी और इसके आधार पर आप परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।